दोस्तों, कल हमने देखा कि समर को जब पता चला कि उसके गुरु और उसके पिता कंचनजंगा पर्वत पर फंसे हुए हैं, तो तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन एल्डर सत्य ने उसे कहा कि वो वहां पर नहीं जा सकता है। ये बात सुनकर समर भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एल्डर सत्य उसे जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। आज के 71वें एपिसोड में हम जानेंगे आगे की कहानी। दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका मैं मनदीप हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मेरे एक भाई संजय श्रीवास्तव ने कमेंट किया है कि स्टार्टिंग में टाइमर क्यों लगा हुआ है। सर जी, वो टाइमर हम नहीं लगाते हैं, वो टाइमर यूट्यूब की तरफ से लगता है। वो टाइमर हमारे हाथ में नहीं होता है। और दोस्तों, कई लोगों को लग रहा है कि मैं जैसे ही बोलता हूं कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो क्या मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा। मैं आप लोगों को इतनी मेहनत से कहानी सुनाता हूं, तो आपको तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो और साथ में एक शेयर और एक कमेंट कर दिया करो। मैं आपसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहा दोस्तों, ना आपको कोई गलत चीज़ सुना रहा हूँ। बड़ी अच्छी कहानी आपको सुना रहा हूँ, फिर भी अगर आप लाइक नहीं करना चाहते तो यार क्या कोई अच्छी बात तो नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरे जो चाहने वाले दोस्त हैं, जैसे फ़रूक अहमद हैं, हर्ष बादोरिया हैं, राहुल कुमार है, भंवरलाल सरन है, सुरेंद्र कुमार है, जोशोदाबन दलाई हैं, बरकत अली जी हैं, पवन कुमार हैं, बुलबुल पारेता जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं और राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, मुनव्वर अहमद हैं, इशफाक शाह हैं, अंकित भाई हैं, मिस्टर राज अंकुर जी हैं, नौशाद अली जी हैं, AK-47 अनिल हैं, अजय यादव है, पांडे गीता बेन जी हैं, सुजीत कुमार है, मनोज यादव जी हैं, महेश वारसी है, आशद आदेश आदेश जी हैं, मैचर वारसी हैं और साथ में हमारे जितेंद्र कुमार जी हैं। दोस्तों, आप लोग आज उनके बारे में क्या कहने जाएंगे जो मेरा मोरल डाउन करते हैं और अलग अलग टाइप के कमेंट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए दो शब्द और मेरे लिए भी दो शब्द कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें। अपने भाई को सपोर्ट करें। तो आज मैं देखता हूँ कि कौन कौन अपने सपोर्ट में कमेंट करता है। और अगर आप लोग बिना बोले ही लाइक कर देंगे तो मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो आप बिना बोले वीडियो को लाइक कर दें। साथ में इसके पीछे एक बटन आता है, आजकल नया आया है हाइप का, तो आप वो हाइप वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। चलिए, सीक्रेट घर जमाई के 71वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कोई टेंशन ना ले और कहानी को सुनते रहें। बड़े ही अच्छी कहानी है, आप लोगों को पसंद भी आ रही है। बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है। शुरू करते हैं 71वां एपिसोड। समर उनकी बात सुनकर रुक गया था। वो अभी भी कंफ्यूजन में था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि एल्डर सत्य का कहने का मतलब क्या है। तभी एल्डर सत्य ने उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा, निषिद्ध क्षेत्र में हर साल में सिर्फ 3 बार ही जाया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ 3 बार खुलता है। अगर तुम अभी वहां जाओगे तो तुम्हें वहां का एंट्री गेट भी नहीं मिलेगा। समर ने हैरान होते हुए पूछा, एल्डर सत्य, तो फिर कंचनजंगा पर्वत अगली बार कब खुलेगा? एल्डर सत्य ने जवाब देते हुए कहा, अभी वहां का गेट आधे साल बाद खुलेगा, क्योंकि पिछली बार वो 2.5 साल पहले खुला था। कंचनजंगा पर्वत आधे साल में फिर से खुल जाएगा। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी भौहें चढ़ाई, क्योंकि उसे लगा कि एल्डर सत्य ने जो कहा है वो सच कहा था। कंचनजंगा पर्वत पर प्रवेश करने के लिए उसे अभी आधा साल और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि समर को अपने मास्टर पापा को बचाने के लिए अभी 6 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। तभी एल्डर सत्य ने हल्की मुस्कान के साथ उससे आगे कहा, शैडो किंग, तुम्हें शायद पता नहीं है कि निश्चित क्षेत्र कैसा होता है। मैं तुम्हें बता देता हूं, वहां हर कोई तो अंदर भी नहीं जा सकता। समर ने हैरान होते हुए पूछा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। एल्डर सत्य ने फिर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, निश्चित क्षेत्र टोकन केवल केवल वो लोग जिनके पास वो टोकन होता है, उनको ही वहां पर एंट्री मिल सकती है। समर ने धीरे से पूछा, एल्डर सत्य, मैं निश्चित क्षेत्र टोकन कैसे प्राप्त कर सकता हूं? एल्डर सत्य ने समर को निश्चित क्षेत्र टोकन प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बताते हुए कहा, यह बहुत आसान है। तुम्हें इन 6 महीनों के बीच मार्शल आर्ट फाइटर की लिस्ट में टॉप 100 में आना पड़ेगा। समर ने भौहें चढ़ाई। उसने अंडरवर्ल्ड में इस सूची के बारे में सुना था। इसमें दुनिया के अलग अलग मार्शल आर्ट फाइटर्स की ताकत का अंदाजा लगाया जाता था। दुनिया भर में 200 से भी ज्यादा देश थे।
और हर देश अलग अलग मार्शल आर्ट फाइटरों से भरा हुआ था। जबकि दुनिया भर में हजारों फाइटर थे, विश्व में टॉप 100 में शामिल हो पाना मुश्किल था। समर और एल्डर सत्य के बीच 4 घंटे तक ऐसे ही बातचीत चली। समर को एल्डर सत्य से पृथ्वी के बहुत सारे राज पता चले। पृथ्वी रहस्यमयी है और दुनिया बहुत बड़ी है। हम इसका केवल एक छोटा सा भाग भी नहीं देख पाते। समर जानता था कि अगर उसे इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाना है तो उसे 6 महीने के भीतर कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध क्षेत्र में जाना ही होगा। ऐसा करने के लिए उसे निषिद्ध क्षेत्र टोकन भी प्राप्त करना होगा, जिसका अर्थ था कि उसे दुनिया के टॉप 100 फाइटर्स में आना ही पड़ेगा। हालांकि समर ने अधिकांश मास्टर्स को नहीं देखा था, लेकिन उसने निश्चित रूप से उनके नाम सुने थे। जैसे माइकल, जो अमेरिका का टॉप फाइटर था, जो एक ही वार में किसी को भी गाड़ी को भी चकनाचूर कर सकता था। यह सोचकर कि एक ही वार में गाड़ी को कुचलने की ताकत उसके पास कितनी तेज होगी। बेशक कुछ लोग और भी थे जिसका समर का ध्यान गया, जैसे थाईलैंड का बॉक्सिंग चैंपियन गुआओ। इस लड़के को भी कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि वो थोड़ा मोटा था, लेकिन उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने पूरे देश को चौंका दिया था। कुल मिलाकर यह दुनिया मार्शल आर्ट फाइटरों से भरी हुई थी। समर के कई प्रतिद्वंदी और दुश्मन भी थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें उसने पहले देखा और हराया भी था, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसने आज तक देखा भी नहीं था। चाहे समर ने उन्हें देखा भी ना हो, वो 6 महीने में उनसे लड़ने तो वाला था। इसके बाद समर वर्मिलियन स्पैरो के साथ पहाड़ से नीचे उतर आया। वर्मिलियन स्पैरो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उसने बड़ी बड़ी और तारों भरी आंखों से समर की तरफ देखते हुए पूछा, बड़े भाई, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? उसके मन में आशा की किरणें थी। समर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताइए मिस वर्मिलियन स्पैरो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस लड़की का अच्छा इंप्रेशन पड़ा। उसने अपने मास्टर्स और पापा के बारे में जानकारी उस लड़की की वजह से मिली थी। वर्मिलियन स्पैरो ने धीरे से कहा, बड़े भाई, अगर आप कंचनजंगा पर्वत जाएंगे तो क्या आप मुझे पर्पल स्पिरिट फ्रूट लाकर दे सकते हैं? समर ने हैरान होते हुए पूछा, पर्पल स्पिरिट फूल? तुम इसका क्या करोगी? वर्मिलियन स्पैरो ने उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं पर्पल स्पिरिट फूल से अपने दादाजी को बचा सकती हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरे लिए लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप शैडो किंग हैं। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। जब मैं 6 महीने में कंचनजंगा निषिद्ध क्षेत्र में जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। वो वर्मिलियन स्पैरो का एहसान चुकाना चाहता था। वर्मिलियन स्पैरो ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू बड़े भाई। वर्मिलियन स्पैरो पहाड़ से नीचे ले गई। दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग वहां पर दोनों ही उनका इंतजार कर रहे थे। लायन दानव किंग ने चिंतित होकर पूछा, यंग मास्टर, आप आखिरकार वापस आ ही गए। क्या आपको ग्रेट कॉन्करर और विंड एज दानव किंग के बारे में कुछ पता चला? उसके बगल में खड़ा ग्रीन ड्रैगन दानव किंग भी चिंतित होकर उसकी तरफ देखने लगा। ये दोनों ग्रेट कॉन्करर के अधीन थे और उनका उससे गहरा नाता था। 10 साल से ज्यादा समय से उन्होंने उन्हें देखा नहीं था। वो बहुत याद करते थे अपने ग्रेट कॉन्करर को। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो कंचनजंगा पर्वत निषिद्ध क्षेत्र में हैं। समर की बात सुनते ही दोनों राक्षसों के चेहरे डर से काले पड़ गए। उन्होंने इस जगह के बारे में सुना हुआ था, जो दुनिया भर में 4 सबसे निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था। ये जानने के बाद कि ग्रेट कॉन्करर और विंड एज दानव किंग पहाड़ पर हैं, दोनों दानव वहां जाने पर अड़े रहे। भले ही उन्हें पता था कि वो खतरनाक है, फिर भी वो ग्रेट कॉन्करर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार थे। इन बातों ने समर का दिल छू लिया था। समर ने उन्हें बताया कि कंचनजंगा पर्वत में प्रवेश करने के लिए 6 महीने बाद ही वो खुलेगा और उन्हें उससे पहले सिर्फ 100 योद्धाओं में अपना नाम शामिल करना पड़ेगा। समर की बात सुनकर दोनों दानव किंग एक दूसरे को देखते रह गए। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने कहा, ओह, एक बात और, लायन दानव किंग, मैंने सुना है कि आपके पास ग्रेट कॉन्करर का बैज है। क्या ये सच है? वो जानता था कि एक बार जिसके पास ग्रेट कॉन्करर का बैज आ गया तो वो सभी 10 दानव किंगों को इकट्ठा कर सकता है। उन सभी की जबरदस्त शक्ति से दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था।
लायन दानो किंग अचानक घुटनों के बल बैठ गया और फुसफुसाया, कृपया मुझे सजा दीजिए यंग मास्टर। 3 साल पहले कोई मुझसे इसे ले गया था। लायन दानो किंग शर्मिंदा हो गया था। अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। ग्रेट कॉन्करर ने उसे ग्रेट कॉन्करर का बैज इसलिए दिया था क्योंकि वो उस पर भरोसा करते थे, लेकिन अब वो उसे किसी और ने ले लिया था। उसे खुद बहुत शर्म आ रही थी। उसकी बात सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। वो चौंक गया। उसे लायन दानव किंग की ताकत का पूरा अंदाजा था, लेकिन वो लेवल ट्रिपल एस मीडियम स्टेज का योद्धा था। इस शक्तिशाली योद्धा से ग्रेट कॉन्करर बैज आखिर कौन छीन सकता था? ग्रैंड ड्रैगन दानव किंग ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। लायन दानव किंग, क्या हुआ था? यंग मास्टर को सब कुछ विस्तार से बताइए। वो निश्चित रूप से जानता था कि ग्रैंड कॉन्करर बैज कितना महत्वपूर्ण है, और ये एक ऐसा चिन्ह था जो सभी 10 दानवों को भी बुला सकता था। लायन दानव किंग ने शर्मिंदा होकर कहा, यंग मास्टर, 3 साल पहले काले लबादे में आदमियों का एक ग्रुप एक ब्लेड के साथ दक्षिण हिमालय घाटी पर आया था और उन्होंने दक्षिण हिमालय संत का अपहरण कर लिया। मैंने उन्हें फंसाने के लिए एक जाल फेंका, लेकिन मैं घायल हो गया। उन्होंने उस समय मुझसे ग्रेट कॉन्करर बैज छीन लिया था। लायन दानव किंग ने नीचे देखा। उसे खुद बहुत शर्म आ रही थी। वो जानता था कि अगर वो साउथ हिमालय के संत को बचाने नहीं जाता तो ग्रेट कॉन्करर बैज नहीं खोता। जब उसने संत को बचाने की कोशिश की तो उसने अपने दुश्मनों को घायल कर दिया था और ग्रेट कॉन्करर बैज भी छीन लिया था। समर ने उससे पूछा, लायन दानव किंग, क्या आप जानते हैं कि ग्रेट कॉन्करर का बैज आपसे किसने छीना था? ग्रेट कॉन्करर का बैज चोरी हो गया था और कोई बड़ी बात नहीं थी, बशर्ते वो उसे वापस पा ले सकते थे। लायन दानव किंग ने नफरत के साथ आक्रामकता से कहा, यंग मास्टर, उन्होंने जो ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया था उससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वे जापान के निंजा फाइटर हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने बोहें चढ़ाई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता के ग्रेट कॉन्करर बैज छीनने में जापान के निंजा शामिल होंगे, क्योंकि वो समझ चुका था कि वहां के लोग इंडिया से चीजें लूटना पसंद करते थे, क्योंकि वे हमेशा ऐसे ही किया करते थे। थर्ड मास्टर नरेंद्र, ग्रेट कॉन्करर इंडिया के टॉप फाइटर हुआ करते थे और इसलिए जापान के लोग स्वाभाविक रूप से उनके ग्रेट कॉन्करर के बैज को चुराने में रुचि रखते थे। हालांकि ग्रेट कॉन्करर का बैज केवल भारद्वाज परिवार के लोगों द्वारा ही सक्रिय किया जाता था, इसलिए जापान के वे लोग निंजा उसे पा लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे समर की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। जापान के लोगों की बात करते हुए समर को अचानक एक ग्रैंड मास्टर की याद आई। उसका नाम रेन जेन था और वो बेहद ताकतवर था, क्योंकि वो ब्रिटेन की रॉयल नाइट रेजिमेंट का कैप्टन था। 1 साल पहले उसने जापान के निंजाओं से लड़ाई की थी और एक बैज हासिल किया था। तो क्या वो बैज कॉन्करर बैज हो सकता था? उसने रेन जापान के निंजा और ये लोग कितने ताकतवर थे, समर उन्हें कम आंक नहीं सकता था। समर ने शांति और आत्मविश्वास से कहा, लायन दानव किंग, उठो। अगर ग्रेट कॉन्करर बैज चोरी हो गया है तो हम उसे कैसे वापस ले सकते हैं? कौन परवाह करता है कि वो जापान के निंजा क्या करते हैं? उन्होंने जो चुराया था उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लायन दानव किंग ने खड़े होते हुए सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यंग मास्टर। इसके बाद समर दोनों दानव किंगों के एक साथ गाड़ी में सवार होकर दिल्ली नेन्द्र होटल की तरफ चल पड़े। 5 घंटे के बाद वो नेन्द्र होटल पहुंच गए। जब समर अपने कमरे में वापस गया तो वहां थोड़ा रुका और उसने सामने देखा। वहां पायल लाल रंग की पोशाक पहने इधर उधर टहल रही थी। पायल वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका नाजुक सा चेहरा, उसकी आंखों में चमक और उसके कोमल होठ, उसका पतला शरीर मानो किसी कलाकृति का नमूना था। लोग उसके कपड़ों से ही प्रभावित हो जाते थे। लेकिन अब समर को उसका पेट थोड़ा फूला हुआ लग रहा था। समर ने उसका फूला हुआ पेट देखकर कहा, पायल, लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। समर की बात सुनकर पायल का चेहरा काला पड़ गया। उसका मन कर रहा था कि उस समर को उसी वक्त लात मार दे। पायल ने मन ही मन सोचा, क्या इस कमीने ने अभी पूछा कि मेरा वजन बढ़ गया? कुत्ते, मैं प्रेग्नेंट हूं और तुम्हारी वजह से ये हुआ है। लेकिन जाहिर है पायल ये बात समर को वहीं बताएगी। पायल ने आंखें घुमाई, शिकायत करते हुए कहा, तुम ही हो जिसका वजन बढ़ा है। क्या तुम नहीं जानते कि लड़कियों को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई कहता है कि उसका वजन बढ़ गया है? पायल को गुस्सा करते देखकर
समर ने तुरंत उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा, ये ठीक है, तुम मोटी हो या पतली, उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूंगा। बेचारे शैडो किंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पायल उसके बच्चे की मां बनने वाली है। हालांकि वो एक मेडिकल एक्सपर्ट था, फिर भी वो पायल के शरीर के आर पार देख नहीं सकता था। उसकी बात सुनकर पायल ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ये कहना बंद करो, मेरा वजन बढ़ गया है। समर ने धीरे से कहा, और लेकिन मैंने जो कहा है वो सच है, देखो तुम्हारा पेट बड़ा हो गया है। पायल ने समर को चुटकी काटी और गुस्से में कहा, बेवकूफ, ऐसा कहना बंद करो। समर ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम्हारा वजन नहीं बढ़ा, तुम बहुत खूबसूरत और दुबली पतली हो, ओके। उसकी बात सुनकर पायल ने सिर हिलाया, क्योंकि वो उसकी बात से खुश थी। लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, उन्हें हमेशा सच सुनने की बजाय मीठे झूठे सुनना ही पसंद है। वहीं किसी और वजह से समर को ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछली चोट के बाद उसके शरीर में अब और भी ज्यादा ताकत आ गई है, जिससे उसका पायल को दिल भर के प्यार करने का मन कर रहा था। उसने पायल को प्यार भरी नजरों से देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पायल उसे यह कहकर मना कर देती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। समर बड़ा कंफ्यूज था। उसने मन ही मन सोचा, इसे क्या हो गया? पहले तो जब ये मिलती थी तो मेरे करीब आने के मौके ढूंढती थी, अब ये मुझे मना क्यों कर रही है? असल में समर को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पायल कुछ समय से प्रेग्नेंट थी। उसके शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था। समर को पहले ही पता चल गया था कि उसका पेट बड़ा हो गया और उसे लगा कि उसका वजन बढ़ गया है। इसलिए पायल को डर था कि अगर वो उसके करीब आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। पायल समझौता नहीं करना चाहती थी, कम से कम अब तो नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समर को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है। पायल के रिजेक्शन के बाद समर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने उस पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि वो जानता था कि पायल ने हाल ही में बहुत कुछ झेला है। रात के खाने के बाद समर भारद्वाज परिवार के विला की तरफ चला गया, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि बलवंत दादा और तान्या कैसे थे। समर को अभी भी अच्छी तरह याद था, जब वह पिछली बार भारद्वाज परिवार के पास गया था तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, न ही उसे देखने के लिए बाहर आए थे। लेकिन इस बार जब समर फिर से परिवार में वापस गया तो सभी लोग गेट पर आए और सभी ने विनम्रता से उसका स्वागत भी किया। ये नर्म कैसे न होते, क्योंकि समर ने पूरे चौहान परिवार को तबाह कर दिया था। इसलिए खबर पूरी दिल्ली में फैल गई थी। दिल्ली में सबके दिमाग में समर एक शैतान की तरह बस गया था। समर को यह सब मजाक लग रहा था जब उसने देखा परिवार के सभी मेंबर्स के चेहरे बिल्कुल पीले पड़े हुए थे। सब डर रहे थे। ये देखकर उसने मन ही मन सोचा, क्या यार, मैं इतना डरावना हूँ? क्या मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा? तभी उसकी नजर बलवंत दादू पर पड़ी। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बलवंत दादू, क्या परिवार में सब कुछ ठीक है? हालांकि समर ने तान्या को परिवार का हेड अपॉइंट कर दिया था, फिर भी बहुत सी चीजें बलवंत के कंट्रोल में थी। क्यों, तान्या एक अभी यंग बच्ची थी, इसलिए उसे परिवार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, भारद्वाज परिवार दिल्ली के बाकी 3 परिवारों में से सबसे बड़ा परिवार बन गया है, और भी कई छोटे मोटे परिवार हमारे सामने झुक गए हैं। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं होता। दरअसल भारद्वाज परिवार को इतनी इज्जत तब से नहीं मिली थी जब से दिल्ली का सबसे बड़ा मास्टर कॉन्करर लापता हो गया था। अभी चौंकी समर ने पूरे शहर को चौंका दिया था। भारद्वाज परिवार अब पहले वाली इज्जत पा रहा था। समर ने सिर हिलाते हुए पलटकर तान्या से पूछा, तान्या, परिवार के हेड बनकर कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या अब सब ठीक है? तान्या ने एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। थैंक यू समर भाई, मैं हमेशा तुम्हारे ऑर्डर्स का पालन करूंगी और भारद्वाज परिवार को अधिक और पावरफुल और बड़ा बनाने की कोशिश करूंगी। बाकी के सभी लोग तान्या को जलन भरी नजरों से देख रहे थे। परिवार की तीसरी बेटी परिवार की यंग मिस्ट्रेस बन गई थी। ऐसा तो 100 साल में एक बार भी होता है। वहीं तान्या की बात सुनकर समर ने सिर हिलाया, थोड़ी सी तारीफ की और बाद में उसने परिवार की प्रॉपर्टी पर घूमते हुए थोड़ा समय बिताया। उन जगहों पर घूमते हुए उन्हें पुरानी यादों को याद किया जहां वो बचपन में घूमता था। समर को नरेंद्र होटल वापस आते आते शाम हो गई थी। उसे भारद्वाज विला में सोना पसंद नहीं था। उसे नरेंद्र होटल में सोना कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगले सुबह दिन के 5 बजे सूरज जैसे ही निकला नहीं था, चारों तरफ अभी भी कोहरा छाया हुआ था। हालांकि समर इस धुंध भरे दिन में भी सुबह जल्दी उठ गया, क्योंकि उसे इंदौर शहर वापस जाना था। पायल को
बचाना था, चौहान परिवार को तबाह करना था। उसके बाद उसके यहाँ आने के तो दो मेन रीजन थे, वो दोनों काम वो कर चुका था। अब क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था, उसे अंततः इंदौर लौटना ही था। न सिर्फ कियारा बल्कि उसके अन्य दोस्त प्राची, इराज सभी इंदौर में उसका इंतजार कर रहे थे। इंदौर ही उसका असली घर बन चुका था। लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने भी अपने यंग मास्टर की सेफ्टी के लिए उसके साथ जाने की जिद की, लेकिन समर ने दोनों को मना कर दिया। इसके बजाय समर ने उन्हें ग्रेट कॉन्करर के बेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। आखिरकार ग्रेट कॉन्करर बेस का 10वां दानव किंगों के बीच की एक इंपॉर्टेंट कड़ी थी। इसके बाद समर ने शैडो ग्रुप टीम को भी इंदौर जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनमें से उन सभी को एक एक इम्पोर्टेंट काम सौंपा। उसने उन सभी दुनिया के भर के टॉप फाइटर्स की जानकारी इकट्ठा करने को कहा, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत उसे पड़ने वाली थी। समर सिर्फ पायल को अपने साथ लेकर इंदौर पहुंचा था। जब वो लोग होटल से निकले तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग गेट पर आ चुके थे। ये लोग दिल्ली के विभिन्न परिवारों के हेड और मास्टर्स थे। साथ ही विभिन्न परिवारों के मास्टर्स की डायरेक्टर स्टूडेंट भी थे। समर ने कंफ्यूजन भरी नजरों में देखते हुए पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वहां बहुत ज्यादा लोग थे। भारद्वाज परिवार की यंग मिस्टर तान्या भारद्वाज, जीवन भारद्वाज, दमन भारद्वाज और अजीत भारद्वाज। कपूर परिवार से गौतम कपूर, कल्याणी कपूर। भाटिया परिवार से सोहम भाटिया, निशा भाटिया और चेतन भाटिया। अरोड़ा परिवार से पुखराज अरोड़ा, धुनी अरोड़ा और भी बहुत से लोग। उन सब ने समर के सामने एक साथ झुककर जोर से कहा, गुड बाय डियर शैडो किंग। समर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। ये लोग असल में उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे, उसे सी ऑफ करने आए थे। जब समर दिल्ली में आया था तो किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। लोग उसे नीचे नजरों से देख रहे थे और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लेकिन अब हर कोई उसे एक भयानक खतरे के रूप में देखता था, क्योंकि उसने चौहान परिवार को तबाह कर दिया था, ड्रैगन किंग को भी हरा दिया था और अपनी ताकत से पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। ये फाइटर्स की दुनिया थी। फाइटर्स को चाहे वो कहीं भी जाए बहुत सम्मान मिलता था, खासकर जब समर सार्वजनिक रूप से पायल का हाथ पकड़कर उसके साथ होटल से बाहर निकला तो हर कोई हैरान रह गया था। गौतम कपूर ने चिंतित होकर पायल की तरफ देखते हुए कहा, पायल, इंदौर पहुंचकर समर की बात सुनना। याद है मैंने तुमसे कहा था कि वो बहुत काबिल आदमी था, है ना? गौतम की बात सुनकर समर को उल्टी सी आने की हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, कैसा नौटंकीबाज आदमी है यार ये। तुम पहले पायल की शादी चौहान परिवार में करा रहे थे, अब जब मैंने उसे बर्बाद कर दिया तो तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? कैसे नकली इंसान हो तुम। भले ही समर को गौतम पर गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो उसे केवल अपने मन में ही गाली दे सकता था, क्योंकि गौतम पायल का बाप था। इसलिए उसे मारना अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद समर ने कल्याणी पर एक नजर डाली। कल्याणी का चेहरा अजीब तरीके से लाल हो गया था। उसकी नजरों में उसे समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा था। फिर भी लोगों को किसी और की छत के नीचे झुकाकर ही रहना पड़ता है। कल्याणी ने धीरे से पायल से कहा, पायल, मैंने तुमसे कहा था कि समर एक काबिल और ताकतवर आदमी था। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उसके बारे में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। समर सचमुच बोल भी नहीं पा रहा था। कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये दोनों लोग एक साथ थे। उनके पास लोगों की चापलूसी करने का हुनर भी था, जबकि वो जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। उसे अब भी अच्छी तरह याद था कि जब वो इंदौर में था, कल्याणी लगातार समर को अपमानित कर रही थी। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पायल पर दबाव डाल रही थी वो अनुराग से शादी कर ले, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित परिवार का यंग मास्टर था। लेकिन अब बिल्कुल बाजी पलट गई थी। उसने समर की तारीफ करना शुरू कर दिया था। उसकी एक्टिंग देखकर पायल का धैर्य भी जवाब दे गया। उसके माता पिता अचानक समर को ऐसे चापलूसी कैसे कर सकते थे, उसे एक योग्य व्यक्ति कैसे कह सकते थे? असल अगर वे उसके माता पिता न होते तो पायल उन्हें पहले ही सजा दे चुकी होती। लेकिन अब उसने खुद को रोक लिया। आखिरकार वो उसके माता पिता ही तो थे। पायल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओके मॉम डैड, मैं समर की हर बात मान लूंगी। समर ने भी सिर हिलाते हुए पायल से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पायल का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो पायल के साथ गाड़ी में बैठा और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा।
वहीं होटल में बाहर खड़े गौतम कल्याणी एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों अंदर ही अंदर बहुत पछता रहे थे। अगर उन्होंने पहले समर पर भरोसा किया होता तो शायद वो एक पावरफुल परिवार बन सकते थे। दुर्भाग्य से अब उनके पास कोई अलावा पछताने के काम भी नहीं था। कुछ ही देर में समर और पायल एयरपोर्ट पहुंच गए। ग्रीन ड्रैगन किंग ने कल रात ही उनको एक फ्लाइट बुक करके दे दिया था। समर और पायल अपने बोर्डिंग पास के साथ सिक्योरिटी चेक से गुजरे और खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट के पीछे प्लेन में चढ़ गए। समर उन फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखकर अपने रोमांच और उत्साह से घूर रहा था, लेकिन जब पायल ने उसको ऐसे एक्साइटेड होते हुए देखा तो उसने गुस्से में कहा, समर, ये तुम क्या देख रहे हो? लेकिन समर ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो अभी भी उन फ्लाइट अटेंडेंट्स को देख रहा था। तभी पायल ने गुस्से में उसे जोर से चिकोटी काटी और कहा, समर, उनकी तरफ देखना बंद करो। पायल को लगा कि समर अजीब व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसे पता था कि वो पहले कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रहा था। समर ने लड़कियों को देखना बंद किया और बड़ी उत्सुकता से धीरे धीरे उसकी शांत हो गई। समर ने कंफ्यूजन में मन ही मन सोचा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सुंदर लड़कियों को देखकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ? पहले समर इतना एक्साइटेड नहीं होता था, लेकिन अब उसको थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अब हमेशा अच्छी थी। वो किसी भी चोट, यहाँ तक कि गंभीर चोटों से भी बहुत जल्दी उबर जाता था। हिमालय से लौटने के बाद समर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अजीब से बदलाव हुए हों। जब भी वो किसी सुंदर लड़की को देखता तो आसानी से एक्साइटेड हो जाता। समर ने अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए मन ही मन सोचा। तभी उसको कुछ याद आया। उसने कहा, अरे हाँ, ऐसा लगता है ये तब से शुरू हुआ जब मैं संत मिष्टी से वो गोल्ड स्प्रिट फूल लेकर आया हूँ। नहीं नहीं, फूल नहीं, उसे जो चाय उसने मुझे पिलाई थी, उसके पीने के बाद ये हुआ है। समर बहुत होशियार था। उसे शक हो गया था कि जब से उसने संत मिष्टी की दी हुई चाय पी थी, तब से उसके शरीर में कुछ बदलाव आ गए थे। समर ने गहरी सांस ली और एक परिकल्पना करनी शुरू करते हुए मन ही मन सोचा, कहीं मिष्टी ने चाय में कोई स्लो पॉइजन तो नहीं मिला दिया। समर वास्तव में इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि मिष्टी ने उसकी चाय में कुछ मिलाकर दे दिया था। हालांकि समर गलत था। मिष्टी ने उसे कोई स्लो पॉइजन या जहर नहीं दिया था, बल्कि कुछ ऐसा दिया था जिससे वो कहीं ज्यादा भयानक था, क्योंकि जहर से एंटीडोट की मदद से बचाया जा सकता था, लेकिन उस चीज से नहीं। वहीं पायल ने जब देखा कि समर अभी भी फ्लाइट अटेंडेंट को घूर रहा है तो वो थोड़ी नाराज हो गई। उसने भी मन ही मन सोचा, समर, तुम बहुत कमीने हो। मेरे बगल में बैठकर तुम दूसरी लड़कियों को कैसे देख सकती हो? पायल ने सजा के तौर पर समर को फिर से एक चुटकी काटी और उसके चेहरे पर हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समर ने जब पायल का गुस्सा भरा चेहरा देखा तो उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पायल, गुस्सा मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं उन्हें नहीं देखूंगा। वो जानता था कि पायल एक लड़की थी और उसका जलन महसूस करना स्वाभाविक था। इसलिए उसने अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और अंततः उसने खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल कर ही लिया। हालांकि समर का एक एक्सपर्ट डॉक्टर था और फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके खुद के साथ हो क्या रहा है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मिष्टी ने उसको ऐसा क्या दे दिया जो उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। तभी पायल ने उसको अट्रैक्टिव नजरों से देखते हुए पूछा, समर, मुझे ये बताओ, तुम्हें कौन ज्यादा सुंदर लगता है, मैं या फिर ये फ्लाइट अटेंडेंट? समर ने बिना सोचे कहा, तुम। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तुम ही सबसे सुंदर हो। लड़कियां तो लड़कियां होती हैं। कुछ स्वीट स्वीट सी बातें करो और वो मिनटों में पिघल जाती हैं। इसी समय उधर हिमालय पर्वत पर मिष्टी अपने कमरे में एक काले जार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। काले जार में कई गज कीट थे और सभी अलग अलग रंग के थे, लेकिन जैसे सफेद, काला और नीला और हरा वगैरह वगैरह। तभी अचानक मिष्टी के कपड़ों में से एक रंग बिरंगा कीड़ा निकला। उसे देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो एक दुर्लभ कीड़ा था। वास्तव में पूरे हिमालय में केवल दो रंगीन गज कीट थे जिन्हें लास्ट गज कीट के नाम से जाना जाता था। लस्ट गस कीट का शाब्दिक अर्थ है एक्साइटमेंट महसूस करना, जो लड़कियों से संबंधित है। दरअसल इनका लड़कियों से कुछ लेना देना नहीं था। जब तक किसी लड़के के शरीर में एक गस कीट मौजूद रहता, तब तक वो लड़कियों को देखते ही एक्साइटेड हो जाता था।
मिस्टी निश्चित रूप से समर की चाय में वो लास्ट गस किट डालकर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही थी। वो समर को उसको नहाते हुए देखने की सजा दे रही थी। निश्चित रूप से एक्साइटमेंट के अलावा इसका एक और अंधेरा पहलू भी था। समर जिसने लस्ट गिस्ट किट को पी लिया था वो जिंदगी भर मिस्टी के कंट्रोल में रहेगा। मिस्टी असल में समर को अपने वश में करना चाहती थी। एक बार जब वो उसके वश में हो जाएगा तो मिस्टी उसे अच्छे से सजा देने का कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पैर धुलवाने की बात मन में आते ही मिस्टी ने मन ही मन अपने आप को सिर हिलाते हुए तुरंत दिमाग में आइडिया लिया और अपने मन ही मन सोचा, नहीं, वो मेरे पैर छूने के लायक भी नहीं। मुझे तो उसे अपने सामने बिठाकर कोड़े मारने चाहिए। कोड़े मारने के ख्याल से मिस्टी बहुत एक्साइटेड हो गई। वो मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि वो समर जैसे पावरफुल इंसान को हरा सकती है। उधर बेचारे समर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो एक लड़की उससे दूर बैठी और उसके साथ क्या करने की सोच रही है। इस बात से अनजान समर ने पायल के चेहरे पर थकान देखते हुए कहा, पायल, मुझे लगता है तुम ज्यादा थक गई हो। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। समर को समझ नहीं आ रहा था कि पायल तो हमेशा एनर्जेटिक रहती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी क्यों थक जा रही है। पायल ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर मंगवा दो। थकान के अलावा कॉफी पीने से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। थोड़ी देर बाद एक आकर्षक फ्लाइट अटेंडेंट कॉफी का कप लेकर आई। उसका अंडाकार चेहरा, उसकी छोटी नाक, उसका हल्का लेकिन नाजुक मेकअप, उसकी बाहें, उसका पतला और लंबा शरीर, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। समर ने फ्लाइट अटेंडेंट को देखा तो उसको अचानक कुछ याद आया। उसने उसे पहले भी कहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे उसका नाम नहीं याद आ रहा था। समर को अभी भी वो उस समय स्पष्ट रूप से याद था कि जब उस पर कियारा और कंकाल लीग हेडलाइंस ने हमला किया था, तो कैसे उसने बाद में इस शैडो टीम के साथ उन दोनों को नष्ट कर दिया था। जब वो उन दोनों को खत्म करने के बाद मोंग के साथ वापस इंदौर जा रहा था, तब उसने फ्लाइट में इस फ्लाइट अटेंडेंट को देख लिया था। उस समय मोंग फ्लाइट में अटेंडेंट से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर भी कर दिया था। इसके बजाय वो समर को लाइन दे रही थी। उसने समर को अपना बिजनेस कार्ड भी दिया था। हालांकि बाद में समर ने उसके बिजनेस कार्ड को कहीं खो दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट को फिर से देख पाएगा। उसने फ्लाइट अटेंडेंट ने भी समर को पहचान लिया। उसने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा, आप। जब से उसने उसे आखिरी बार फ्लाइट में देखा था, तब से वो उसके दिल और दिमाग पर छा गया था। हालांकि वो इस बात से थोड़ा निराश थी कि उसने उसे अपना कार्ड भी दिया, लेकिन उसने एक बार फोन भी नहीं किया। फ्लाइट अटेंडेंट को रातों को समर के सपने भी आने लगे थे। उसे लगता था कि शायद अब वो उसे कभी देख नहीं पाएगी। इसलिए अब जब उसने समर को फिर से देख लिया तो बहुत खुश थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने उत्साह को देखकर समर भी खुश हो गया। उसे गर्व था कि वो इतना अट्रैक्टिव था कि वो किसी भी लड़के को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। सभी लड़के चाहते थे कि दूसरी लड़कियां उन्हें पसंद करें। जितनी ज्यादा लड़कियां उनमें रुचि रखेंगी, लड़का उतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। हालांकि वो शैडो किंग था, फिर भी एक इंसान ही तो था। ये देखकर कि फ्लाइट अटेंडेंट उसे कितना पसंद करते हैं, स्वाभाविक रूप से वो खुश हो गया। लेकिन पायल उसके बगल में बैठी थी, इसलिए समर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि अगर पायल और भी ज्यादा ईर्ष्यालु हो गई तो क्या होगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने समर की तरफ कॉफी का कप बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए सर, आपकी कॉफी। फ्लाइट अटेंडेंट का चेहरा लाल हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने समर को देखा, उसकी छवि उसके दिल में बस गई। पिछले बार दोनों ने खुशी खुशी बातें की थी, लेकिन इस बार फ्लाइट अटेंडेंट को थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट भी खूबसूरत तो थी, फिर भी वो पायल का मुकाबला 7 जन्म में भी नहीं कर सकती थी। पायल बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग थी। उसका चेहरा खिले हुए गुलाब के जैसा था, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट हार नहीं मान सकती थी। समर ने उससे 2 कॉफी मांगी थी, एक अपने लिए और एक पायल के लिए, लेकिन उस फ्लाइट अटेंडेंट की नज़र समर पर ही थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने जब समर को कॉफी दी तो वह जानबूझकर कुछ ज्यादा नीचे झुक गई ताकि समर उसकी खुशबू को महसूस कर पाए। समर एक बार फिर से एक्साइटेड हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। वो एक भूखे भेड़िए जैसा था जो फ्लाइट अटेंडेंट को कच्चा चबा जाना चाहता था। उसकी घूरती निगाहें,
बहुत डरावनी लग रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट समर की आंखों से ही डर गई थी। डर के मारे उसके हाथ लड़खड़ा गए और उसके हाथ की कॉफी समर के पैंट पर गिर गई। फ्लाइट अटेंडेंट ने घबराते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके कपड़े अभी साफ कर देती हूँ। फ्लाइट अटेंडेंट ने माफी मांगते हुए समर के पैंट पर लगी कॉफी पोंछने के लिए अपना नाजुक हाथ बढ़ा दिया। उसकी इस हरकत से समर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं एक लड़की को देखकर इतना एक्साइटेड हो क्यों रहा हूँ? असल में समर को अपने ऊपर शक होने लगा था। समर की भौहें तन गई और वो बेहद उलझन में था। हालांकि उसकी चिकित्सा क्षमता बहुत अच्छी थी, लेकिन वो वास्तव में बीमार नहीं था। उसे गस किस्ट दिया गया था और समर को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फ्लाइट अटेंडेंट ने अपना नाजुक हाथ समर के कपड़ों से कॉफी पोंछ दी और उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, चलिए मैं आपके लिए एक और कॉफी लेकर आती हूँ। उसकी बात पर समर ने सिर्फ एक हल्के से मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। कॉफी से जलने के बाद उसके दिल की गर्मी कुछ देर के लिए शांत हो गई थी। अगर कॉफी न होती तो खुद पर काबू नहीं रख पाता। थोड़ी ही देर में फ्लाइट अटेंडेंट एक और कॉफी ले आई। पायल की वजह से समर फ्लाइट अटेंडेंट से बात करने से डर रहा था। इसे फ्लाइट अटेंडेंट उदास हो गई और वो समर को घूरना बंद नहीं कर रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट और हैरान थी। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा और कहा, यह आदमी उस दिन तो मुझसे अच्छे से बात कर रहा था, फिर अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? 3 घंटे बाद समर और पायल इंदौर पहुंच चुके थे। पायल को मोशन सिकनेस थी, इसलिए उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही समर ने एक टैक्सी रोकी और दोनों उसमें बैठकर निपानिया पैलेस की तरफ चल पड़े। टैक्सी में पायल ने समर को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, फ्लाइट अटेंडेंट के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था, क्योंकि उसने नोट कर लिया था कि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बल्कि फ्लाइट अटेंडेंट कड़वे भाव से समर को देख रही थी। उसकी बात सुनकर समर ने हैरान होते हुए कहा, मैं उसे नहीं जानता। मैं आज उसे दूसरी बार मिला था। प्लीज इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। पायल को अभी भी शक हुआ था। उसने फिर पूछा, सच में? तो फिर वो तुम्हें इतनी कटु निगाहों से क्यों देख रही थी? लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है और पायल उस फ्लाइट अटेंडेंट की आंखों को देखकर सब कुछ समझ चुकी थी। समर ने सेल्फ ऑब्सेस होते हुए कहा, वो शायद इसलिए कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। जाहिर है फ्लाइट अटेंडेंट मुझे पसंद करती है। उसकी बात सुनकर पायल ने हैरान होते हुए कहा, तुम बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। समर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सच में? क्या तुम मुझे पहले से ही सीक्रेटली लाइक नहीं करती थी? पायल के दिल में सचमुच पहले ही समर के लिए फीलिंग्स थी। कुछ समय एक दूसरे को जानने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। जैसा कि कहावत है, अगर किसी औरत का दिल जीतना है तो पहले उसका मन जीतना पड़ता है। और ये बात करके समर ने टॉपिक बदल दिया था। लेकिन समर को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस बात का डर लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, हाँ मुझे डरना नहीं चाहिए। मैंने तो उस फ्लाइट अटेंडेंट के साथ कुछ किया भी नहीं, फिर मुझे इसे एक्सक्यूज देने की क्या जरूरत थी? वैसे भी लड़कियों को समझाना मुश्किल है। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, खैर पायल मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे उसकी बात सुननी ही चाहिए। उसकी बात का जवाब देना मेरे लिए जरूरी है। कुछ ही देर में वो लोग निपानिया पैलेस पहुंच गए। समर पायल को वापस उसके विला पर छोड़ने के लिए विला नंबर 14 में पहुंच गया था। उसने विला की डोरबेल बजाई तो हिमांशी ने दरवाजा खोला। उसने एक नई ड्रेस पहनी थी, वो बहुत नाजुक लग रही थी। हिमांशी ने समर की तरफ देखा भी नहीं और पायल को देखते हुए खुश होते हुए कहा, दीदी, दीदी आप वापस आ गई हैं। आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पूरे कपूर परिवार में आप ही मेरी अपनी हैं। अपनी बहन को देखकर हिमांशी बहुत खुश थी। जब उसकी बहन दिल्ली चली गई थी और वो बिना माँ के बच्चे जैसी हो गई थी। कपूर परिवार ने कभी भी उसके परिवार के जैसा व्यवहार नहीं किया था। उसके पूरे परिवार में सिर्फ पायल ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वहीं हिमांशी का चेहरा देखकर पायल ने उदास होकर कहा, हिमांशी तुम बहुत कमजोर हो गई हो। पायल उससे बहुत प्यार करती थी। वो उसकी बात सुनकर कपूर परिवार को याद करते हुए पायल को गुस्सा आ गया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उसे चौहान परिवार में शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता भी उसके मजबूर कर रहे थे। पायल को पता था कि पिछली बार जब उसने हिमांशु को अलविदा कहने के लिए फोन किया था, तब हिमांशु ने ही समर को उसकी शादी के बारे में बताया था। इसी वजह से समर दिल्ली जाकर उसको चौहान परिवार से बचा पाया। अगर हिमांशु ने समर को न बताया होता तो अभी तक पायल मर चुकी होती और समर को कभी देख नहीं पाती। वहीं हिमांशु ने जब अपनी बहन को स्नेह भरी नजरों से आवाज के सुना और आखिरकार घर जैसा उसे एहसास हुआ, उसने भावुक होते हुए कहा, दीदी, मैं आपको बहुत याद करती थी। जब से आप दिल्ली गई थी तब से मुझे रोज बुरे सपने आते हैं और मैं बिल्कुल ठीक से सो भी नहीं पा रही। हिमांशी बहुत रो रही थी। पायल के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बहन पर कितनी निर्भर थी। पायल उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन गई थी। उसके रोजमर्रा के दृश्य होते थे। उसकी बहन ने उसके लिए खाना बना रही थी और उसके लिए खरीदारी भी करती थी, उसे कंबल उड़ाती थी, वगैरह वगैरह। हिमांशी के सिर पर उसकी बहन का छाया था। पायल ने अपनी उंगली से हिमांशी के चेहरे के आंसू पोंछे और कहा, बेवकूफ, अब रोना बंद करो, मैं वापस आ गई हूं ना। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। पायल ने फैसला कर लिया था कि अब वो इंदौर में ही रहेगी। वो ना तो दिल्ली वापस जाएगी और ना ही कपूर परिवार में जाएगी। पायल से बात करने के बाद हिमांशी ने आखिरकार समर की तरफ देखा और अपनी आंसू से भरी आंखों के साथ कहा, जीजू, मेरी बहन को वापस लाने के लिए थैंक यू। पायल के साथ जो कुछ हुआ उसके कारण हिमांशी अब समर के साथ क्रूरता व्यवहार नहीं कर रही थी। समर पायल को वापस ले आया था, इसलिए समर ने उसकी नाराजगी अब दूर कर दी थी। उसका चेहरा कृतज्ञता से भर गया था। समर ने मजाक करते हुए कहा, ओह, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। मुझे याद है किसी ने मुझे कहा था कि मेरा दिल अच्छा नहीं, मैं बहुत कठोर हूँ। हिमांशी ने उसे कठोर दिल का कहा था। वो इस बात से समर बेहद असंतुष्ट था। हिमांशी ने अपने लाल होते हुए चेहरे के साथ कहा, जीजू, मुझे माफ कर दो। हाँ, बिल्कुल भी कठोर नहीं, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो जानती थी कि उसने जो समर से कहा था वो कुछ ज्यादा ही हो गया था। तभी पायल ने हिमांशी को दया भरी नजरों से देखते हुए कहा, समर, हिमांशी अभी बच्ची है, कृपया उसे माफ कर दो। हालांकि उसे नहीं पता था कि समर हिमांशी से क्यों नाराज था, फिर भी उसको अंदाजा हो गया था। हिमांशी चौहान परिवार से नाराज थी और उसने अपना गुस्सा समर पर उतार दिया होगा, जिससे समर नाराज हो गया था। लेकिन हिमांशी ने यह सब उसके वजह से ही तो किया था, तो स्वाभाविक रूप से पायल उस पर अब गुस्सा नहीं कर सकती थी। समर की बातें करे तो वो उसका प्रेमी था और जाहिर है वो उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। दोनों ने यह सब उसकी खातिर ही किया था। पायल नहीं चाहती थी कि एक दूसरे से वो नाराज रहे। वो चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे की दोस्ती कर लें। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, पायल, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। मैं उससे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? वो कोई छोटे ही सोच वाला इंसान नहीं था। और हिमांशी ने भी दिल खोलकर माफी मांग ली थी। स्वाभाविक रूप से उसने उसे माफ कर दिया था। वो लोग तभी अंदर गए। हिमांशी ने खुद समर और पायल के लिए गिलास में पानी डाला और यहाँ तक कि समर ने से प्यार से बात करते हुए उसने कहा, जीजू, थोड़ा पानी पी लीजिए। उसको पानी पिलाने के बाद उसने एक सेब उठाया और समर को ऑफर करते हुए कहा, जीजू, ये लीजिए, सेब खा लीजिए। हिमांशी ने समर के साथ बहुत गर्मजोशी का व्यवहार किया, यहाँ तक कि समर को शर्मिंदा भी कर दिया था। वो बहुत ज्यादा भावुक थी। वो उनके साथ जिस तरह से पेश आ रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हिमांशी ने एक रेशमी पजामा पहना था जो बेहद पतला था और पजामा उसकी त्वचा से चिपका हुआ था। उसे देखकर समर की आंखें में फिर से हरी रोशनी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे खा जाएगा। उसकी आंखें देखकर हिमांशी ने डरते हुए पायल से कहा, दीदी, जीजा जी की आंखें डरावनी हैं, उनमें से एक हरी रोशनी निकल रही है। हिमांशी ने समर को ऐसे नजरों में कभी देखा नहीं था। वो एक बड़े खतरनाक भेड़िए की तरह था जो उसे खरगोश की तरह देख रहा था। हिमांशी बुरी तरह से डर गई थी। वो पायल के पास गई और डरते हुए उसके पीछे छिप गई। हिमांशी के हालात देखकर पायल ने असंतोष के साथ समर को देखा और कहा, समर, हिमांशी मेरी छोटी बहन है, तुम उसे ऐसे नजरों से कैसे देख सकते हो? लेकिन अपनी बात पूरी करने के बाद वो उलझन में पड़ गई।
उसको समझ नहीं आ रहा था कि समर को हो क्या गया है। वहीं समर बहुत उत्तेजित हो गया था। उसके अंदर एक आवाज और उसे चीख चीख कर कह रही थी कि अब उसे खुद को रोकने पर काबू नहीं करना था। उसने मन की आवाज सुनकर समर अचानक खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे पायल और हिमांशी की तरफ बढ़ने लगा, मानो वो दोनों लड़कियों को खा जाएगा। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हिमांशी ने डरते हुए कहा, दीदी, दीदी मुझे डर लग रहा है, ये जीजू को क्या हो गया है। वो बेचारी सचमुच डर गई थी। उसने आज तक कोई ऐसी चीज देखी नहीं थी। हालांकि समर कभी कभार उसके साथ मजाक करता था, लेकिन वो उसके साथ बदतमीजी तो नहीं करता था। खास करके पायल के सामने तो उसकी ऐसी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसे ऐसी नजरों से देखे। समर की आंखें हरी रोशनी से भर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक आवाज उसे कह रही थी कि सामने खड़ी दोनों लड़कियों में से जी भर के प्यार करे। हिमांशी पायल के पीछे छुप रही थी। उसे समर बहुत डरावना लग रहा था। हिमांशु को ऐसा देखकर समर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसकी गर्मी ज्वालामुखी की तरह फटने को हो रही थी। समर पायल और हिमांशी के सामने आया, झपटने की तैयारी कर रहा था। तभी पायल ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, समर तुम्हें क्या हो रहा है? होश में आओ समर, समर क्या हुआ तुम्हें? पायल भी बहुत डर गई थी। उसे भी समर बेहद डरावना लग रहा था। उसने समर का यह रूप कभी देखा नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे समर ने इससे पहले वो कभी मिली ही नहीं थी। तभी समर ने मुस्कुराते हिमांशी को पकड़ लिया। बेचारी हिमांशी किसी भी तरह उसे खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो एक छोटी भेड़ की तरह तिलमिला रही थी। हिमांशी ने उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, जीजू मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। समर ने एक्साइटमेंट में कहा, हाँ मिस बेटे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसकी बात सुनकर हिमांशी रोने लगी। उसे रोते हुए उसने कहा, हे भगवान, मुझे इस शैतान से बचाओ, ये मुझे जाने दे। वह यह सब देखकर पायल का चेहरा बदल गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक समर को क्या हो गया। उसने अपने हाथ को पकड़ा हुआ पानी का ग्लास समर के ऊपर उड़ेल दिया। पानी पड़ते ही समर अचानक होश में आया। रोते ही हिमांशी को अपनी बाहों में देखकर उसने हैरान होते हुए पूछा, हिमांशी, तुम मेरे गले क्यों लग रही हो और तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारी बहन का प्रेमी हूं, तुम मेरे इतने करीब कैसे आ सकती हो? तुम्हारी बहन हमारे बारे में क्या सोचेगी, पागल लड़की। उसकी बात सुनकर हिमांशी हैरान रह गई। उसने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, क्या क्या मैं तुम्हें गले लगा रही हूँ? वो गुस्से में समर को एक लात मारने ही वाली थी। तभी उसको समर की ताकत के बारे में याद आया। उसने ये विचार छोड़ दिया। पायल की भी बोहें तन गई। उसने समर को गुस्से में घूरते हुए पूछा, समर, तुम सच में नहीं जानते अभी क्या हुआ? समर ने हैरान होते हुए कहा, अभी क्या हुआ था? असल में उसे कुछ भी याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था। उसे बस इतना याद था कि हिमांशी उसके साथ चाय बना रही थी और एक सेब देने के लिए कह रही थी। इसके बाद हिमांशी को पसीना आने लगा। उसका पजामा उसके शरीर से चिपक गया और उसके शरीर से कुछ अच्छा दिखने लगा। उसका दिमाग धुंधला सा पड़ गया था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई नियंत्रण कर रहा हो। यह एहसास अच्छा नहीं था। अब भी समर समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। पायल ने जब यह पुष्टि कर ली, समर को सच में कुछ नहीं पता तो अभी क्या हुआ था, उसने कहा, समर, तुम्हारी आंखों से एक अजीब ग्रीन रोशनी भरी हुई थी। तुम हिमांशी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए? उसकी बात सुनकर समर दंग रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या मैं हिमांशी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? तुम ये क्या कह रही हो पायल? हिमांशी पायल की बहन थी और उसकी साली। पायल के साथ कुछ भी करना ठीक था, लेकिन वो हिमांशी के साथ कैसे कुछ कर सकता था? तभी पायल ने टिश्यू का एक टुकड़ा निकाला, समर के चेहरे पर लगा पानी पोंछते हुए कहा, समर माफ करना, मैंने तुम्हारे चेहरे पर पानी डाल दिया, लेकिन मैं और करती भी क्या, तुम अपने होश में नहीं थे। असल में पायल भी उसके चेहरे पर पानी नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उसे डालना पड़ा हिमांशी को बचाने के लिए। समर ने अपने चेहरे पर पानी का असर महसूस किया। उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि पायल ने सब हिमांशी को बचाने के लिए किया था। ये सब उसी की गलती थी। इसलिए समर ने माफी मांगते हुए कहा, पायल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मुझे माफ करना। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ था। वो जानता था कि पायल उसे झूठ नहीं बोलेगी और दोनों लड़कियों के रिएक्शन देखकर उसे लग रहा था
कि वो भी झूठ नहीं बोल रही, इसलिए वो समझ गया कि उसके साथ कुछ जरूर गलत हो रहा है। तभी पायल ने उससे पूछा, समर, मुझे याद आ रहा है, तुमने पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? समर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पायल, मुझे भी नहीं पता। पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। तुमने भी ये नोट नहीं किया होगा ना? फ्लाइट में भी वो फ्लाइट अटेंडेंट को देखकर मैं एक्साइटेड हो गया था। पायल ने कंफ्यूजन में पूछा, समर, तुम्हारे साथ ये कब से हो रहा है? समर ने जब फ्लाइट अटेंडेंट का जिक्र किया तो उसे अचानक याद आया कि तब भी समर की आंखें बिल्कुल वैसी हो गई थी। पायल को पहले उस फ्लाइट अटेंडेंट से जलन हो रही थी, लेकिन अब गहराई से सोचने पर उसे पता चला कि समर नॉर्मल नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ठीक उसके बगल में बैठा था। तब समर दूसरी औरतों के तरफ देखता भी नहीं था। समर ने अपने पिछले अनुभवों को याद कर लिया और बोला, मैं हिमालय के पर्वत पर्वत पर गया था। जब से वहां पर आया हूं तब से ऐसा हो रहा है, विशेष रूप से जब से मैंने संत मिष्टी की दी हुई चाय पी है। जब से वो वापस आया था उसके साथ एबनॉर्मल हो रहा था। यहाँ पायल भी बहुत इंटेलिजेंट थी। कुछ ही देर में उसको समझ आ गया था कि गड़बड़ क्या है। पायल ने इसके बारे में सोचने के बाद कहा, समर, तुम्हारी बात सुनकर यहां तक मुझे लग रहा है हिमालय के पवित्र पर्वत की संत ने तुम्हारी चाय में कुछ जरूर मिलाया था। कोई जहर या कुछ और भी हो सकता है। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पायल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने मुझे जहर नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ तभी ऐसा होता है जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ। उसकी बात सुनकर पायल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह आदमी वाकई बहुत बेशर्म था। तभी पायल ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया और कहा, नहीं समर बेशर्म नहीं है, उसे जहर दिया गया है, इसलिए वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा। पायल ने फिर कहा, समर, तुम अभी खूबसूरत लड़कियों के करीब मत जाना। अगर तुम्हें लगे कि अब तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो अपने चेहरे पर पानी डालना याद रखना। पायल बहुत ज्यादा चतुर थी। उसने पहले ही एक अस्थायी समाधान ढूंढ लिया था। अगर समर को फिर से कोई ऐसा दौरा पड़े तो बस उसे अपने ऊपर पानी डाल लेना चाहिए। फ्लाइट में जब उसकी आंखें हरी हो रही थी तो कॉफी ने ही इस समस्या का समाधान किया था। अभी जब उसकी आंखों में फिर से गहरी हो गई थी तो उसने उसको गर्म पानी से कंट्रोल कर लिया था। वहीं समर ने उसकी बात सुनकर मन ही मन कहा, क्या मैं लड़कियों से बातचीत भी नहीं कर सकता और मुझे अपने चेहरे पर पानी डालना पड़ेगा? समर ने पायल को अनिच्छुक नजरों से देखा। वो खुश नहीं था। खूबसूरत लड़कियों को देखने में मनाही थी और ये मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। पायल भी खूबसूरत थी तो इसका मतलब वो उसे भी नहीं देख पाएगा। इसके अलावा हिमांशी भी थी। वो उसके चेहरे पर पानी डालने की बात पर वो निशब्द हो गया था। लेकिन समर जानता था कि उसकी बात सही थी। फिलहाल उसका खूबसूरत लड़कियों से दूर रहना ही ठीक था। उसे खुद पर काबू रखना था और अगर फिर से ऐसा हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। वहीं पायल को अपने पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने कहा, समर, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए, तुम भी वापस चले जाओ। उसे पहले ही डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि उन्हें ज्यादा कुछ थकना नहीं है, लेकिन तभी समर कंट्रोल से बाहर हो गए। उसे बुरी तरह से डरा दिया, इसलिए वो बहुत थक चुकी थी, अब बस आराम करना चाहती थी। समर ने प्यार से कहा, ठीक है पायल, तुम आराम करो, मैं निकलता हूँ। ये कहते वो समर खड़ा हो गया। वहीं समर को खड़ा होता हुआ देखकर हिमांशी फिर से डर गई। वो डरी हुई खरगोश की तरह तुरंत पायल के पीछे छिप गई। समर ने हिमांशी की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, मैं तुम्हारा जीजू हूँ, तुम मुझसे इतनी डर क्यों रही हो? बेशक उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ देर पहले उसे डरा दिया था। समर को विला से बाहर जाता हुआ देखकर हिमांशी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, दीदी, जीजू को क्या हो गया था? वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? पायल ने धीरे से कहा, हिमांशी, तुम ये बात किसी को मत बताना। तुम्हारा जीजू के साथ तुम्हारा ये ऐसा बिहेव करना ये गलत था, और ये ऐसा हुआ है क्योंकि किसी ने उनको कुछ पिला दिया है। वो जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया कि समर के साथ क्या हो रहा है तो ये बात फैल जाएगी और समर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हिमांशी ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसकी बात के साथ सहमति जताई। वो मूर्ख नहीं थी। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि इस तरह की बातें फैलाई नहीं जाती, वरना समर बदनाम हो जाएगा। तभी उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, दीदी, आप जीजू को क्यों नहीं बता देती कि आप उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं?
उसके हिसाब से एक अच्छी खबर थी। स्वाभाविक रूप से वो अपने जीजू को एक खुशखबरी बताना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे ये बताने से मना कर रहा था। इसलिए हिमांशी थोड़ी कंफ्यूजन में थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हिमांशी या फिर पायल कभी उसको इस बारे में बता पाएगी? क्या समर अपने शरीर से उस घसकीट को निकाल पाएगा जिसने उसको तंग करके रख दिया है? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए सीक्रेट घर जमाई कहानी के साथ सुकून एफएम चैनल पर। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।